प्लेट क्लच, और टाइप के क्लच पता नहीं, सिंगल प्लेट ड्राई डिस्क, इसके बाद सेमी सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, प्रेशर प्लेट फिंगर टाइप की भी और डायफ्राम टाइप की भी देख लीजिए। अब अधिक टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए क्लच का काम क्या है? क्लच का काम है कि एक शाफ्ट की पावर, एक शाफ्ट के टॉर्क को दूसरी शाफ्ट को ट्रांसमिट करना, जब चाहे तब ट्रांसमिट करना, जब जरूरत हो तो ड्राइव शाफ्ट ए से शाफ्ट बी को ट्रांसमिट हो, और जब जरूरत ना हो, जब कट करने की जरूरत हो, तो हम इन्हें दोनों शाफ्टों को अलग अलग कर सकें। ये इंगेज जब ड्राइव ए शाफ्ट से बी शाफ्ट को ट्रांसमिट हो रही है, यानी क्रैंक शाफ्ट से गियर बॉक्स की प्राइमरी शाफ्ट को ट्रांसमिट हो रही है, तो वह पोजीशन कहलाती है इंगेज। जब ड्राइव ट्रांसमिट नहीं हो रही है तो वो पोजीशन कहलाती है डिसएंगेज। इतनी बात क्लियर है? डिसएंगेज करने की जरूरत क्यों होती है? गियर चेंज करने या इंजन को आइडलिंग हालत में छोड़ने के लिए, उस समय डिसएंगेज की जरूरत। तो हमने देखा एक्चुएशन, मैकेनिकल एक्चुएशन एंड हाइड्रोलिक एक्चुएशन। एक और एक्चुएशन है जो है हाइड्रोलिक असिस्टेड बाय वैक्यूम एंड हाइड्रोलिक असिस्टेड बाय एयर, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी कर लेते हैं मल्टीप्लेट। जब टॉर्क ट्रांसमिट क्लच को कैसा होना चाहिए कि उसे 100 से 150% टॉर्क ट्रांसमिट करना चाहिए, यानी क्रैंक शाफ्ट में जितनी भी टॉर्क मिली है, टॉर्क मैंने घुमाने की शक्ति, वह टॉर्क को, उस टॉर्क को उसने गियर बॉक्स को, ट्रांसमिशन को ट्रांसमिट करना है, और वो ट्रांसमिशन सिस्टम से फिर वो ड्राइव लाइन से फिर वो फाइनल ड्राइव एंड देन एक्सल आर्म शाफ्ट एंड देन रोड व्हील, ताकि पहिए घूम सकें और वाहन आगे को चल सके। जब वाहन को रोकना है उस समय डिसएंगेज करना है। इतनी बात क्लियर है? अब जैसे जैसे वाहन का आकार बढ़ता जाता है या वो हैवी ड्यूटी वाहन हो जाता है, जैसे डंपर ट्रक्स हैं जो माइंस में चलते हैं, और भी बहुत प्रकार के काम करते हैं वाहन जिनमें बहुत ज़्यादा की आवश्यकता होती है, तो ऐसी जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए मल्टीप्लेट क्लचों का प्रयोग किया जाता है। जिसका मल्टीप्लेट क्लच, इस मल्टीप्लेट क्लच में बहुत सारे ऐसे फ्रिक्शन मटेरियल लगी हुई डिस्क होती है, और इनके बीच में एक एक स्टील की डिस्क होती है, उसे कहते हैं प्रेशर प्लेट। ये जो फ्रिक्शन सरफेस है, इसके आउटर में, ये बाहरी हिस्से में खांचे कटे हुए हैं। यह खांचे इस हब के साथ अलाइंड होते हैं। मैंने इसमें दो पहले ही फंसा रखा है, तो इस तरह से ये इसके साथ सेट होते हैं। और सेम जो स्टील की डिस्कें होती हैं, उसमें इंटरनल स्प्लाइंस होती है ऐसी, ये शाफ्ट के साथ होती है। जब ये दोनों एक फ्रिक्शन प्लेट, इनकी जो संख्या होती है, जो स्टील प्लेट की संख्या है, मान लिया फ्रिक्शन सरफेस की संख्या n है, तो वो होगी n-1। जो टॉर्क का ट्रांसमिशन होगा T = n-1 into mu w r। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक है। ये अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। ये लेदर का अलग होता है, ये कॉर्क का अलग होता है, ये कॉटन फैब्रिक का अलग होता है, ये अन्य जो SW और एस्बेस्टस मटेरियल अब बिल्कुल भी यूज नहीं होता। एस्बेस्टस मानव जीवन के लिए हानिकारक है, मानव और जीव जंतुओं के लिए, क्योंकि एस्बेस्टस जलता तो नहीं है, परंतु फ्रिक्शन के कारण वह छोटे छोटे कणों में टूट जाता है।
और जब क्लच की सफाई होती है, जब ये ओवरऑलिंग होती है, तो वही धूल वायुमंडल में जाकर सबसे पहले तो मैकेनिक को और वाहन के इर्द गिर्द बैठे हुए जो अन्य लोग हैं और वो काम कर रहे हैं उनके श्वसन तंत्र में जाकर लंग कैंसर का कारण बनती है। और यदि यह धूल वायुमंडल की धूल के साथ मिल जाती है तो ये किसी के भी श्वसन तंत्र में जाकर उसको इन्फेक्टेड कर सकती है, उसके श्वसन संबंधी रोगों, खांसी, दमा और सिलिकोसिस और लंग कैंसर का कारण है। इसलिए एस्बेस्टस बिल्कुल प्रतिबंधित हो गया है। अब एस्बेस्टस ना तो क्लच में यूज होता है, ना ही ब्रेक पार्ट्स में यूज होता है। क्लियर है? अब उसकी जगह पर लेदर, कॉटन फैब्रिक और सम बाइंडर, गोंद जो इनको चिपका के रखे और मेटल चून, इनको मिलाकर लुकड़ी बनाकर तब जाकर फ्रिक्शन मटेरियल तैयार किया जाता है। इस पर मैं अभी थोड़ी देर के बाद मैं सबके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बात करेंगे। तो ये मल्टी प्लेट में लगाने से एक तो इसका डायमीटर कम हो जाता है, दूसरा अधिक से अधिक टॉर्क ट्रांसमिट होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान से पूर्वक देख लो, जो भी इस कॉन्टैक्ट सरफेस को जो बना रहा है, ये जो एक्सियल फोर्स है W, ये प्रोवाइड किया जा रहा है स्प्रिंग्स के द्वारा। किसके द्वारा? स्प्रिंग्स के द्वारा। जो प्रेशर प्लेट में लगी हुई स्प्रिंग्स हैं उनके द्वारा, यहाँ पर इस स्प्रिंग के द्वारा। ये स्प्रिंग इन सारी प्लेटों को एक साथ दबा के रखा है, तो जब इंजन की शाफ्ट घूम रही है तो गियर बॉक्स की भी शाफ्ट घूम रही है। डिसएंगेज करने के लिए जरूरत क्या है? इन जो प्रेशर प्लेट ने फ्रिक्शन प्लेट को दबा के रखा है, उन दोनों को अलग करना। तो उसे अलग करने के लिए यानी डिसएंगेज करने के लिए जो फोर्स लगाया जा रहा है वह ड्राइवर के द्वारा लगाया जा रहा है, जो इस रिलीज बेयरिंग के माध्यम से इस स्प्रिंग के ऊपर पड़ रहा है। और जब यह स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जब ये दब रही है, तो इस वजह से प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट आपस में अलग अलग हो जाते हैं। यानी फ्रिक्शन डिस्क एंड स्टील डिस्क का आपस में कोई संपर्क नहीं रह पाता। जब दोनों का कोई संपर्क नहीं हो पाएगा तो खाली इंजन की क्रैंक शाफ्ट तो घूमती रहेगी, बट गियर बॉक्स की प्राइमरी शाफ्ट या इनपुट शाफ्ट घूमना बंद कर देगी। इससे गियर शिफ्ट करना आसान है। परंतु जब ये शुरू में मैकेनिकल क्लच थे, ये हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में जो अर्थ मूवर्स हैं, अर्थ मूवर्स का मतलब जो मिट्टी, कोयला और खदानों में काम करते हैं, हैवी ड्यूटी ट्रक्स में यूज होते हैं। फिर परंतु इसको डिसएंगेज करने के लिए ड्राइवर को अधिक एक्सियल लोड लगाना पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने से फिर ड्राइवर थकने लगा, तो इसका प्रयोग धीरे धीरे बंद हो। परंतु इसका छोटा साइज बना तो यह स्कूटर और मोटरसाइकिलों में बहुतायत से प्रयोग हो रहे हैं। अभी भी यही बहुतायत से प्रयोग हो रहे हैं। वहाँ ये तेल में डूबे हुए रहते हैं, इसीलिए इन्हें अब मल्टी प्लेट वेट कर, और इनका प्रयोग होने लग गया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। स्वचालित गाड़ियों में जिनमें कि गियर लीवर नहीं है, आपको गियर लीवर वो जो है वो सिर्फ उस पर कुछ पोजीशन है, वो न्यूट्रल करने के लिए है, वो पार्किंग के लिए है, पार्क की पोजीशन है, उसमें P है, N है, D है और R। उस पर जो लिखे हुए वर्ड हैं, P फॉर पार्किंग, N फॉर न्यूट्रल, D फॉर ड्राइव एंड R फॉर रिवर्स। बस आप इतनी ही चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मैनुअल ट्रांसमिशन होता है उसमें फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर एंड रिवर्स गियर हो सकता है। ये ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं। मैं अपनी कार के हिसाब से ये गियर डालूँ, ये किसी में यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड रिवर्स ऐसे भी हो सकता है। ये किसी का फिफ्थ गियर रिवर्स होकर भी हो सकता है। ठीक है, ये तो 5 स्पीड ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ। इसमें 7 स्पीड, 9 स्पीड, 10 स्पीड एंड मैनी मोर स्पीड। आजकल की जो कारें हैं, ट्रक हैं, सब
हाई लेवल पे, ठीक है। अब सब इंजन भी रिफाइंड है, गियर भी रिफाइंड है, एवरीथिंग इज गुड, गुड नहीं बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसके साथ एक डिसएडवांटेज, एडवांटेज तो इसके बहुत हैं, क्योंकि क्लच का आकार जो इफेक्टिव मीन इफेक्टिव रेडियस है, इसका जो आउटर डायमीटर है फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज R0 R0 लिखा है, आउटर रेडियस, यानी सेंटर से सबसे बाहरी फलक तक की दूरी, यह है इसका R0। और एक है RI, जो कि यहां से ये अंदर तक यहीं तक, ठीक है ना, यहां लिखा RI जो इनर डायमीटर। तो मीन इफेक्टिव निकालने के लिए RO प्लस RI अपॉन 2 इज इक्वल टू मीन इफेक्टिव रेडियस निकले, जो फ्रिक्शन सरफेस एक्चुअल में काम कर रहा है। अब इसमें जो लोड दिया जा रहा था पहले बहुत ज़्यादा, तो मोटरसाइकिलों का टॉर्क कम होता है, सिंगल सिलेंडर है, 100 सीसी, 150 सीसी, 220 सीसी, इससे ज़्यादा नहीं, उधर मत जाओ, फिर वो मल्टी सिलेंडर मोटरसाइकिल हो जाती है, हार्ले डेविडसन की जो तुम बात करोगे, फिर वो 1100 सीसी, 600 सीसी, 800 सीसी, तो फिर उनके सिलेंडर भी बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसमें तो जो अभी लोकल हमारी चल रही भारत में चलने वाली मोटरसाइकिल हैं, उनमें अभी भी यही क्लच यूज हो रहा है, पर यह क्लच बहुतायत में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में यूज होता है। इसको जब डिसएंगेज करते हैं तब भी ये फ्रिक्शन प्लेट पूरी तरह से अलग नहीं हो पाती, जिससे कई बार मोटरसाइकिल राइडर गियर शिफ्ट करने में प्रॉब्लम आती है। गियर शिफ्ट करने में गियर आवाज़ करता है, ऐसे में थोड़ा बिल्कुल एक्सीलेटर कम कर देना चाहिए, क्लच पैडल को, क्लच के लीवर को पूरी तरह से दबा के और एक्सीलरेशन पर ध्यान देना चाहिए, तब ये इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। ड्राइविंग इज नॉट ए गेम, ड्राइविंग इज स्किल, ड्राइविंग स्किल्ड टेक्नीशियन का काम है, ड्राइविंग कोई मजाक बात नहीं है। पर आजकल जिस तरह से चल रहे हैं लोग, ये गलत है। सबसे ज़्यादा करीब 2.5 लाख लोग जो है वाहन दुर्घटना का शिकार होते हैं हमारे देश में हर साल, समझ गए। इसलिए बाइक चलाते समय सबसे पहले जरूरी क्या है, हेलमेट और पैर में जूते, ठीक है, और स्पीड को बिल्कुल हिसाब से, यह नहीं कि साइंस वाले ही जाते हैं, सबसे ज़्यादा जान गंवाने वाले 2 व्हीलर के ही होते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 2.5 लाख लोग जो है दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उसमें से कई मर जाते हैं, कई जिंदगी भर के लिए विकलांग हो जाते हैं। विकलांग होना एक बहुत बड़ा अभिशाप है, इसलिए ड्राइविंग इज नॉट ए गेम, अंडरस्टैंड। ड्राइविंग करते समय ध्यान देना। तो और ये चीज़ के मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। बाइक में ये प्रॉब्लम होती है, गियर शिफ्टिंग में आवाज़ आती है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिसएंगेज नहीं हो पाते, फ्रिक्शन होती है। और यदि आप इसी तरह से बार बार ज़बरदस्ती गियर डालते रहेंगे, एक्सेलरेटर पेडल को कम नहीं करेंगे और ज़बरदस्ती गाड़ियों में झटका लगता रहेगा, तो गियर बॉक्स भी डिफेक्टिव होगा और ये क्लच भी धीरे धीरे ये आड़ा तिरछा घिसने लगेगा और ये पूरी तरह से कॉन्टैक्ट नहीं बना पाएगा, तो पूरा टॉर्क ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ऐसा नहीं होता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में पूरा क्लचों का सेट बना दिया, क्लच पैक बना दिए जाते हैं, ये स्लिप ना करें। जब इसमें मोटरसाइकिलों में लगा के देखा कि ये स्लिप करते हैं, डिसएंगेज करते समय जितना भी एक्सियल लोड लगा रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत स्लिप करते हैं।
इसको दूर करने के लिए वहाँ पर ये सारा प्रेशर जो है वो हाइड्रोलिक प्रेशर यूज किया जाता है। उस प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए सोलोनॉइड वाल्व्स होते हैं, वाल्व बॉडी में पूरे वाल्व्स होते हैं और उसके नीचे पूरी नालियाँ साइड्स बनी हुई होती हैं। उन्हीं रास्तों से फ्लूइड अंदर जाता है, एक इनलेट होता है, दूसरा आउटलेट होता है। और जो वाल्व हैं वो शुरू में प्रेशर सेंसिटिव वाल्व यूज किए जाते थे, उनमें स्प्रिंग्स एंड बॉल होती थी। जैसे ही दाब एक निर्धारित मात्रा से अधिक हो जाएगा तो वो स्प्रिंग दब जाएगी और उसको वाल्व खुल जाएगा, वो रास्ता खुल जाएगा। परंतु जैसे जैसे विकास होता गया तो ये सारे वाल्व जो हैं इलेक्ट्रॉनिकली एक्चुएटेड बनाए गए और इनकी जगह पर सोलोनॉइड वाल्व यूज किए। सोलोनॉइड क्या है? सोलोनॉइड एक दीर्घवृत्ताकार टर्न वाली कॉइल है। जब उस कॉइल के बीच में एक स्पिंडल उठता है, जब उसे एनर्जाइज किया जाता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण वो उठता है और वो बॉल नीचे से हट जाती है और रास्ता मिल जाता है। जैसे ही उसे डी एनर्जाइज कर दिया जाता है, यानी करंट ऑफ कर दिया, तो वो नॉर्मल स्प्रिंग हो जाती है और वो पूरी तरह से वाल्व को बंद कर दिया, रास्ता बंद। और ब्रेक बैंड लगा के जो स्लिप है उस स्लिप को कम कर दिया बिल्कुल। अब ये आपस में स्लिप नहीं कर सकते, टॉर्क ट्रांसमिशन 300%। इसीलिए अब इसका प्रयोग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में बहुत होता है। अभी हमारे पास वो क्लच पैक है नहीं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी नहीं है, क्या पता अगले बैंक तक आ जाए, फिर हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लेट क्लच का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अधिक से अधिक टॉर्क को ट्रांसमिट करना, क्लियर है। तो इट्स इनफ फॉर द मल्टीप्लेट क्लचेज। हैव अ ग्रेट डे। अब थोड़ा देखते हैं कि क्लच स्पेसिंग के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है और क्यों किया जाता है। जो सबसे जरूरी चीज है वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू। यह एक अनुपात है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो जो पहले यूज किया जाता था वो एस्बेस्टस बेस्ड मटेरियल था, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था 0.35 से 0.4। अब स्वास्थ्य कारणों से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इमिशन कंट्रोल की जो बाध्यता है उसके कारण इसका प्रयोग नहीं होता, ना तो ब्रेक पार्ट्स में, किसी भी तरह के फ्रिक्शन मटेरियल में जो ऑटोमोबाइल में इसका कोई भी प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब इसकी जगह जो प्रयोग होते हैं लेदर, कॉटन फैब्रिक और कुछ मटेरियल है नॉन एस्बेस्टस SW3 AS और एक आपने SWK 200। तो ये मटेरियल कंपनियां अपने हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM, उनकी अपनी R&D होती है, अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज होती है और उसके बाद फिर जो टेस्टिंग होती है वो नेटरिक के अदर फैसिलिटीज जैसे कि ARAI है, GR है, नेटरैक्स है, ICAT है, MCAT है, इन जगहों पर फिर से टेस्टिंग होती है, तब वो पार्ट फिट होता है वाहनों में, ठीक है। तो इनके सबके अलग अलग हैं, जैसे लेदर का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.37 और का है 0.37, कॉटन फैब्रिक का है 0.4 to 0.5, एस्बेस्टस मटेरियल का था 0.35 to 0.4 और SW3AS नॉन एस्बेस्टस 0.28 to 0.36 और SWK 200 ये इंग्लैंड की कंपनी है, इनका 0.39 to 0.40। इतने प्रकार के मटेरियल या ये सब आपस में मिलाकर मुट्ठी बनाकर बॉन्डिंग करके इनको इस सरफेस में बॉन्ड कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है और इस तरह से ये क्लच स्पेसिंग तैयार की जाती है, चाहे इसकी है, चाहे सिंगल प्लेट राइट इस पे है, चाहे मल्टी प्लेट वेट क्लचेज हैं, व्हाटएवर
अब इस तरह से एस्बेस्टस वाली बेस्ड मटेरियल का प्रयोग नहीं होगा। इसकी वजह से एक तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, इतनी बढ़ गई है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज भी बढ़ा दी गई हैं अनुसंधान एवं विकास की, जिससे नए नए मटेरियल की भी खोज हो रही है, मटेरियल हल्का भी हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर में हो रहा है। घिसावट भी कम हो गई है, लॉन्ग लाइफ मेटल चून में मिला देने से काफ़ी इनकी लाइफ बढ़ गई है। जो स्लीपेज था, जिस वजह से ये स्लिप हो जाते थे, जल जाते थे, अब ऐसी प्रॉब्लम्स कम आती हैं। बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन द ड्राइविंग टेक्निक। सब कुछ डिपेंड करती है आपकी ड्राइविंग टेक्निक एंड हैबिट्स। आपकी ड्राइविंग की क्या हैबिट है, उस पर किसी भी वाहन का के पार्ट्स का, वाहन का भी और उसके कंपोनेंट्स का भी आयु काल डिपेंड करता है ड्राइविंग के ऊपर। मेरी गाड़ी 1,60,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई, तुम देख रहे हो उसका किलोमीटर है, और आज तक क्लच असेंबली खोली ही नहीं, और सिर्फ 2 बार ब्रेक शू और ब्रेक पैड्स बदली। तो इट्स डिपेंड ऑन ड्राइविंग प्रैक्टिस कि आप किस तरह से ड्राइव करते हो। ऑटोमोबाइल का उद्देश्य क्या है? ऑटोमोबाइल क्या है? स्वयं की शक्ति से चलने वाला वाहन है, परंतु मैंने तुम्हें उसका विस्तृत भी बताया था। एक ड्राइवर है, व्हीकल है और उसका रिस्पॉन्स है। ड्राइवर और व्हीकल आपस में बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तब वो रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसा ड्राइवर उसको इनपुट सिग्नल दे रहा है, उसी के हिसाब से वाहन रिस्पॉन्स कर रहा है। तो वो ट्रायंगल है, वो हमेशा बढ़िया होना चाहिए कि उनकी आपस में बातचीत शानदार होनी चाहिए, यारी दोस्ती, तब वो देर तक लॉन्ग लाइफ है। यदि ड्राइवर कुछ कह रहा है और इंजन का इंस्ट्रक्शन कुछ और है, व्हीकल के इंस्ट्रक्शन कुछ और हैं, जो उसके कंप्यूटर में भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, वो आपकी नहीं सुनेगा, वो अपने दिमाग के हिसाब से चलेगा। उसका दिमाग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। जो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है, जो बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है BCM, जो उसके अदर ABS की कंट्रोल मॉड्यूल है, ESP है, वो उनकी सुनेगा, तो ड्राइवर की कम सुनेगा। फिर फॉल्ट कोड जनरेट होंगे और सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। फिर ऑटोमोबाइल की परिभाषा नहीं जानने वाला व्यक्ति कहेगा ये तो बेकार है। So it's enough for the day. Have a